Hello guys, so welcome to my YouTube channel GK Fans, a place to learn general knowledge. So आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ करंट अफेयर्स जून मंथ 2017 पार्ट 2। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है हिंदी लैंग्वेज में। ये वीडियो भी बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में रहेगा पूरा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल के नीचे ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब, इस पर क्लिक कर दें आप। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँगा तो आप क्या हमारी हर नई वीडियो देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रॉब्स अमिताभ बच्चन टू प्रमोट जीएसटी। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमिताभ बच्चन जी को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। जीएसटी कब से लागू हो रहा है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रहा है और अमिताभ बच्चन जी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। CBEC विल मेक द अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर। CBEC ने बना दिया है अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर 74 ईयर्स। अभी अमिताभ बच्चन जी की एज है 74 ईयर्स और अभी ये बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी। CBEC क्या है, CBEC मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसकी फुल फॉर्म है, एब्रीवेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। और इसकी पहले जो एम्बेसडर थी वो थी ये PV सिंधु। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये अमिताभ बच्चन जी के है और ये है PV सिंधु, हमारी बैडमिंटन की प्लेयर। बैडमिंटन की स्टार हैं ये बिल्कुल इंडिया की। पहले थी ये जीएसटी के एम्बेसडर, अभी हैं अमिताभ बच्चन जी। और जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल बनी है, इसको कौन हेड कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली। ये पिक्चर है अपने अरुण जेटली जी की, फाइनेंस मिनिस्टर की। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और एक और है ये कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। 3 तरह का चार्ज है इनके पास, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। ये हैं जीएसटी काउंसिल के हेड। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला। हैरी पॉटर एक्टर सैम बिजली डाई एट द एज ऑफ 101। 101 उम्र की 101 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। तो कौन थे ये, तो ये थे एक्टर थे ये, हैरी पॉटर में इन्होंने रोल किया था प्रोफेसर एवरेट का। प्रोफेसर का रोल किया था इन्होंने। इनका नाम है सैम बिजली। सैम बिजली, इनका देहांत हो गया फोनेक्स की बीमारी की वजह से। और 1930 में इन्होंने अपना एक्टिंग का कैरियर स्टार्ट कर दिया था। और इन्होंने और भी काफ़ी सारी फिल्म में, बहुत ही ज़्यादा फेमस फिल्मों में काम किया है, जैसे हैमलेट और रोमियो एंड जूलियट। इन फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है सैम बिजली। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक्स भी हैं, हैमलेट एंड रोमियो जूलियट। किसकी ये फेमस बुक हैं, ये हैं शेक्सपियर की बुक हैं ये, हैमलेट एंड रोमियो जूलियट। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सैम बिजली। हैरी पॉटर में इन्होंने रोल किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैनॉट प्लेस इन द 9th मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस मार्केट इन द वर्ल्ड, मुंबई लैग्स। कैनॉट प्लेस दिल्ली का ये फेमस प्लेस है। ये बन चुका है 9th मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस मार्केट। पूरे वर्ल्ड में ये 9th मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस बन चुका है और मुंबई को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। तो कहाँ पे है ये कनॉट प्लेस, ये है दिल्ली में। 9th इन द वर्ल्ड। ये 9th इन द वर्ल्ड बन चुका है और यहाँ पे रेट चल रहा है जो इस सर्वे में बताया गया, तो ये है $153। अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 10,710 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर आप यहाँ पे ख़रीदना चाहते हो। और मुंबई को इसने पीछे छोड़ दिया है। मुंबई का जो बांद्रा कुलरा प्लेस है, बांद्रा कुलरा, वो है 20th प्लेस पे। वो 20वें प्लेस पे है। और ये जो कैनॉट प्लेस है दिल्ली का, ये है 9th प्लेस पे। और फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है हांगकांग सेंट्रल। हांगकांग का जो सेंट्रल है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्राइस और सबसे एक्सपेंसिव ऑफिस मार्केट है। इसका रेट चल रहा है $300 के आसपास। 21,000 पर स्क्वायर। अगर आप इसको $300 को कन्वर्ट कर लोगे तो ये 21,000 रुपीज़ के आसपास बन जाएगा। और ये जो सर्वे
किया था, तो किसने किया था? ये यूएस बेस्ड CBRE है। सो जो CBRE है उसने किया था ये सर्वे। इसको हम बोलते हैं कमर्शियल रियल स्टेट सर्विसेज। सो ये कमर्शियल रियल स्टेट सर्विसेज इन्होंने ही बताया है। ये कनॉट प्लेस है कि 9th प्लेस पे आ चुका है वर्ल्ड लेवल पे। और ये जो CBRE है, सो इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल रियल स्टेट सर्विसेज विच सेट अप द ऑफिस इन इंडिया। सो ये पहली इंटरनेशनल सर्विसेज थी रियल स्टेट की, सो जिन्होंने अपना ऑफिस इंडिया में इस्टेब्लिश किया इन 1994। सो 1994 में जो पहली इंटरनेशनल रियल स्टेट सर्विसेज थी जिन्होंने अपना ऑफिस इंडिया में खोल लिया। सो जस्ट आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कनॉट प्लेस कहाँ पे है? सो दिल्ली में है ये। सो ये है 9th मोस्ट एक्सपेंसिव। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो RBI इनिशिएट्स अ PCA अगेंस्ट अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने इसमें बताया था। तो PCA क्या होता है? PCA होता है प्रोमोट करेक्टिव एक्शन। सो RBI ने प्रोमोट करेक्टिव एक्शन लगा दिया है कौन से बैंक पे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। सो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि RBI ने PCA लगा दिया है कौन से बैंक पे लगा दिया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे लगा दिया है। और अभी रिसेंटली जो लगाया है PCA वो लगा दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। सो क्या होता है ये बेसिकली PCA होता है कि बैंक है जो RBI बैंक है वो स्पेशल तरह की मॉनिटरिंग करने लग जाता है किसी बैंक के ऊपर। जैसे उसको पता लगता है कि ये जो बैंक है लॉस में जा रहा है, इसके बैड लोन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो RBI उसकी स्पेशली तरह से मॉनिटरिंग करता है। अगर कोई उसने नई ब्रांच ओपन करनी है या किसी कंपनी को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो स्पेशल तरह की RBI अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करने लग जाता है कि ये बैंक लॉस में चल रहा है। सो अभी रिसेंटली उसने PCA लगाया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया था और अभी लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। इससे पहले 4 बैंक और थे, अभी टोटल जिस 6 बैंक हो चुके हैं जिस पे PCA लगा है इन द लास्ट 3 मंथ। सो पिछले 3 महीनों में इसने 6 बैंकों पे लगा दिया है। तो बैंकों के नेम आपको याद रखने हैं, यूको बैंक, देना बैंक, IDBI बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। सो 4 बैंक पहले थे, उसके बाद इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे लगा दिया और अभी लगा दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। सो स्पेशल तरह की ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि वो हायरिंग नहीं कर सकता, कोई ओपनिंग ब्रांचेस नहीं कर सकता, और जो भी कोई लोन वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो उस पर स्पेशल तरह की मॉनिटरिंग की जाती है RBI की तरफ से। सो RBI क्या है? एक हमारी गवर्निंग बॉडी है बैंकिंग की, और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, तो स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में, 1 अप्रैल 1935। और कौन सा एक्ट के तहत हुआ था? तो RBI एक्ट 1934। सो 1934 का जो एक्ट था उसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935। और RBI को नेशनलाइज्ड कब हुआ? सो ये हुआ 1949। ये सब आपको याद रखना है। 1949 में ये इसको नेशनलाइज किया गया। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? RP मारठ। सो RB मारठ ये है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जो मैंने पिछला बैंक बताया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे भी PCA लगा था, सो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव ऋषि। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि CBI के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राजीव ऋषि। और इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो अरुण जेटली विजिट टू साउथ कोरिया। सो अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, और ये हमारे कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर भी हैं अरुण जेटली जी। सो रिसेंटली वो साउथ कोरिया जाके आए हैं। सो साउथ कोरिया का विज़िट था। सो वहाँ पे इन्होंने 4 डेज़ का विज़िट था ये। सो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ पॉइंट्स किस किस कारणों के लिए ये वहाँ पे गए थे। सो ये 4 डे का विज़िट था 14 जून to 17 जून। सो कोरिया में जाके आए हैं ये। कोरिया, साउथ कोरिया जो इसकी कैपिटल है इसकी सियोल, SEOUL, सियोल इसकी कैपिटल है। और वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया कोरिया स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग। सो वहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग
नाम की एक तरह की मीटिंग हुई थी। सो वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वहाँ पे क्या था, इंडिया और कोरिया के दो बैंक थे, एक्सिम बैंक बोलते हैं। सो इंडिया और कोरिया के जो बैंक थे, इंडिया का बैंक है एक्सिम बैंक, एक्सिम मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, और ये कोरिया का बैंक है कोरिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। फॉर वहाँ पे इन्होंने एमओयू साइन किया। एमओयू मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द सपोर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये विज़िट किया था अरुण जेटली जी ने, इसका मेन फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है दोनों कंट्रीज़ ने। सो एक दूसरे की ये सपोर्ट करेंगे। सो दोनों बैंकों ने ये एमओयू साइन किया, एक्सिम बैंक एंड के एक्सिम बैंक। सो ये जो कि एक्सिम बैंक है, ये इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके जो हेड हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डेविड रेस्कुना। सो ये 1982 में बना था ये बैंक। तो चलिए दोबारा इस पे आते हैं। तो एक और थी, इन्होंने मीटिंग थी वहाँ पे AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो ये एक सेकंड एनुअल मीटिंग थी AIIB। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये 2016 में बना था ये AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी ये सेकंड मीटिंग थी। सो पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी, और सेकंड हुई है साउथ कोरिया में। सो साउथ कोरिया में इसकी एनुअल मीटिंग थी सेकंड। और ये जो AIIB बैंक है, ये चाइना बेस्ड बैंक है। इन्होंने हमारी कंट्री को, इंडिया को $150 मिलियन का लोन भी दिया है फॉर द प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। सो रिसेंटली हमें इंडिया को $150 मिलियन का लोन भी दिया है। सो ये जो मीटिंग हुई थी उसका थीम क्या था, सो इसका थीम था सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अभी अभी मैंने बताया, जो मीटिंग थी वो मेनली फोकस थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सो इसका थीम क्या था, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस मीटिंग में 3 न्यू कंट्रीज़ इसकी मेंबर बन चुकी हैं, अर्जेंटीना, मदागास्कर एंड टोंगा। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो इसकी रिसेंटली मेंबर बन चुकी हैं AIIB की। सो ये जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी साउथ कोरियाज़ जीजू आइलैंड। और जो इंडिया है, इंडिया इसका सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर है। सो इंडिया का शेयर इस बैंक में जो इंडिया का शेयर है, सो इंडिया सेकंड प्लेस पे है। फर्स्ट पे है चाइना, क्योंकि ये चाइना का डोमिनेटेड बैंक है। सो सेकंड पे है हमारा इंडिया, इंडिया का शेयर है सेकंड पे। और जो थर्ड मीटिंग होगी, सो AIIB की थर्ड मीटिंग होगी, वो होगी इंडिया में 2018 में। पहली मीटिंग हुई इसकी चाइना में, सेकंड हुई साउथ कोरिया में, और थर्ड होगी इंडिया में 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, जिन लेक्वेन। सो इस बैंक के जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट जिन लेक्वेन इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। और ये जो बैंक है AIIB, ये जनवरी 2016 से ऑपरेशनल है। और इसके अभी 80 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड के 80 कंट्रीज़ इसकी अप्रूव्ड मेंबर्स बन चुकी हैं। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किदम्बी श्रीकांत। सो ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, किदम्बी श्रीकांत। सो इन्होंने जीता है इंडोनेशिया ओपन। सो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा जो प्लेयर है वो कौन सी गेम खेलता है। सो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लेयर है कौन सी गेम से रिलेटेड है। सो किदम्बी श्रीकांत किदम्बी। सो उन्होंने बैडमिंटन का इंडोनेशिया का ओपन जीत लिया है। सो ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। सो इन्होंने जीत लिया है इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज़। सो वर्ल्ड लेवल पे इनका 22 रैंक है, अभी 22 सेकंड रैंक है इसका, 22वें रैंक पे हैं ये वर्ल्ड लेवल पे। और जो इन्होंने इंडोनेशिया का ओपन जीता, किसको हराया, तो जापान के एक प्लेयर थे जिनका नाम था काजुमासा। सो काजुमासा को हरा दिया इन्होंने, काजुमासा सकाई जापान के प्लेयर थे, इनको हरा दिया 21-11 और 21-19 स्कोर पे। सो ये जो कहाँ पे हुआ था इंडोनेशिया का ये फाइनल, सो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जाकर्ता, सो वहाँ पे हुआ था ये फाइनल मैच। और ये इनका जो सुपर टाइटल है, सो ये इनका थर्ड सुपर टाइटल था। इससे पहले इन्होंने 2014 में चाइना ओपन जीता था, और 2015 में इन्होंने इंडिया ओपन भी जीता था किदम्बी जी ने। और थर्ड पे अभी जीता है इन्होंने इंडोनेशिया का सुपर टाइटल। सो कहाँ पे हुआ, ये इंडोनेशिया में हुआ। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विदोदो। सो जोको विदोदो ये इनके प्रेसिडेंट हैं।
और इंडोनेशिया की कैपिटल मैंने आपको बता दी जाकार्ता। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट सेटअप अ जीएसटी फैसिलेशन सेल इन डिप। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी फैसिलेशन के लिए एक सेल बना दिया है, नया सेल अंडर डिप। व्हाट इज़ अ डिप? डिप की फुल फॉर्म भी आती है एग्ज़ाम में, एक दो बार आ भी चुकी है। सो डिप की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। सो इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। सो इसके अंडर गवर्नमेंट ने जीएसटी का सेल बना दिया है। सो जो सेल है इसको हेड कौन करेंगे, जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं सुधांशु शेखर दास। सो सुधांशु शेखर दास इसकी देखरेख करेंगे सेल की। सो ये जीएसटी को लेकर ही बनाया गया है। जीएसटी कब से लागू हो रहा है? 1 जुलाई से हो रहा है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल फॉर एड्रेसिंग एनी इशू फेस बाय एनी सेक्टर। सो किसी भी सेक्टर में कोई भी ऐसा इशू क्रिएट होता है तो उसको ये एड्रेस करेंगे। ये वाला जो सेल बनाया गया है सुधांशु शेखर दास जी के अंडर। सो सुधांशु शेखर दास जी इसको एड्रेस करेंगे किसी भी इशू को। सो जो डिप है, डिप किसके अंडर आ जाता है? डिप आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो जो डिप है किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। सो श्रीमती सीतारमण ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिस हम डिप की बात कर रहे हैं, कब बना था? ये 1995 में बना था और इसका दोबारा से रीगठन हुआ, कब हुआ? 2000 में। सो 1995 में जब बना था डिप और 2000 में इसका दोबारा से रीगठन किया गया था। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। AIIB अप्रूव द मेंबरशिप ऑफ 3 कंट्रीज़। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि AIIB की सेकेंड मीटिंग हुई, साउथ कोरिया में हुई। सो वहाँ पे इन्होंने 3 कंट्रीज़ को नया मेंबर बना दिया है, अर्जेंटीना, मादागास्कर एंड टोंगा। ये तीनों कंट्रीज़ के आपको नेम याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको 4 ऑप्शन ऐसी देंगे कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो इसका न्यू मेंबर नहीं बनी। सो इन्होंने तीनों कंट्री, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, चौथी ये कोई एक्स्ट्रा कंट्री का नेम दे देंगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री इसका न्यू मेंबर बनी है, अर्जेंटीना, मादागास्कर एंड टोंगा। सो इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी, चाइना की कैपिटल बीजिंग में 2016 में। सेकंड हुई साउथ कोरिया के जीजू आइलैंड। दिस वन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। कहाँ पे हुई थी? ये जीजू आइलैंड है, कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। वहाँ पे हुई 2017 की। और 2018 की कहाँ पे होगी? इंडिया में। इसके प्रेसिडेंट कौन है इस बैंक के? जिन लेक्वेन। और ये इंडिया सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर है इसका, चाइना पहले नंबर पे है। 80 इसके मेंबर्स हैं, अप्रूव्ड मेंबर्स हैं 80 इसके। और $150 मिलियन का लोन दिया है इन्होंने हमारे इंडिया को फॉर द प्राइवेट प्रोजेक्ट। 2016 में बना था, चाइना का हेडक्वार्टर है। और जो तीनों कंट्रीज़ हैं, सो इनकी मैं कैपिटल्स आपको बता देता हूँ। सो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयर्स। और मादागास्कर की कैपिटल है एंटानानेरिवो। सो एंटानानेरिवो ये मादागास्कर की कैपिटल है। और टोंगो की कैपिटल है नुकुअलोफा। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इसके प्रेसिडेंट की है, जिनका नाम है जिन लेक्वेन। सो जिन लेक्वेन इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। DGCA सस्पेंड द एयर कार्निवल्स फ्लाइंग परमिट। सो DGCA ने क्या कर दिया है? सो जैसे हमारी फ्लाइंग होती है, जहाज़ वगैरह होते हैं, जो भी इसकी कंपनीज होती हैं, उसका एक नाम था एयर कार्निवल, जिसको हम बोलते हैं एयर कैरियर्स। सो एयर कार्निवल्स का जो उसको परमिट मिला हुआ था वो कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। किसने किया है? DGCA ने। सो DGCA क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद करनी है, एब्रीवेशन में क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो एयर कार्निवल कहाँ की थी ये? सो कोयंबटूर बेस्ड है, ये कोयंबटूर बेस्ड ये कंपनी है एयर कार्निवल। सो इन्होंने क्या किया, एक भी फ़्लाइट नहीं ली इन्होंने अप्रैल के बाद। सो फॉर नॉट फ्लाइंग अ सिंगल फ्लाइट सिंस अर्ली अप्रैल। सो अप्रैल से लेके इन्होंने कोई भी फ़्लाइट नहीं चलाई थी। सो इसीलिए इनका जो परमिट था वो सस्पेंड कर दिया गया। सो इससे पहले 2 और ऐसी
एयर एजेंसी हैं जिनका परमिट सस्पेंड हुआ है। सो उनके नेम भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो है एयर पेगासुस और एयर कोस्टा। सो इससे पहले 2 और ऐसी एयर एजेंसी थी जिनके परमिट कैंसिल हुए हैं, एयर पेगासस एंड एयर कोस्टा इन द लास्ट 8 मंथ। सो पिछले 8 महीनों में ये तीन ऐसी एयर एजेंसी है जिनके परमिट सस्पेंड हो गए। सो DGCA ने सस्पेंड किया ये। इसको बोलते हैं हम एयर ऑपरेटर परमिट। सो इस परमिट का नाम है एयर ऑपरेटर परमिट। सो इसको ये कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सो DGCA क्या है? इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी गवर्निंग सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन। सो सिविल एविएशन जो हमारा उड्डयन क्षेत्र है उसके जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उसको ये गवर्न करती है ये DGCA। सो जो हमारी सिविल एविएशन है इसके मिनिस्टर कौन है? दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्टर का भी एक कैबिनेट मिनिस्टर ज़रूर पूछते हैं कि ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का पूछ सकते हैं कि लाइक सिविल एविएशन का ही पूछ लें तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? सो इसके मिनिस्टर हैं अशोक गजापति राजू। सो दिस वन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पापति अशोक गजापति राजू ये हमारे उड्डयन क्षेत्र के मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो अटल पेंशन योजना। सो अटल पेंशन योजना क्या है? इसको बिल्कुल डिजिटली बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट का मेन टारगेट और फोकस है कि इसको इतना ज़्यादा डिजिटल बनाया जाए कि हर बंदा इसको ज्वाइन कर सके अटल पेंशन योजना को। सो ये किसके अंडर आती है अटल पेंशन योजना? सो ये आती है PFRDA। सो PFRDA क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है APY-NPS। सो APY-ENPS। सो अटल पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम। सो इन्होंने इसको बिल्कुल डिजिटल प्रोसेस बना दिया है टू एक्सपैंड द अटल पेंशन योजना। सो इनका टारगेट है कि अटल पेंशन योजना को एक्सपैंड किया जाए। सो अटल पेंशन योजना कब से ये स्टार्ट हुई है? सो ये इंट्रोड्यूस की गई थी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है 9 मई 2015 को ये इंट्रोड्यूस की गई 9 मई को और 1 जून से ये ऑपरेशनल है। इसमें क्या होता है अटल पेंशन योजना में? सो 18 से लेके 40 साल की उम्र के जो पर्सन हैं वो इस अटल पेंशन योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं बता देता हूँ क्या होता है इसमें। सो 18 से 40 साल के जो सिटीजन हैं जो इंडिया के वो क्या है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि वो हर महीने कुछ ना कुछ इसमें सेविंग करेंगे जो हमारी अटल पेंशन योजना है। सो इसके बाद क्या होगा जब वो उनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको वो जो उन्होंने सेविंग की है सो उसकी वो पेंशन लग जाएगी। वो उन पे डिपेंड करता है कि पेंशन उन्होंने 1000 रुपया महीना लगानी है, 2000 लगानी है, 3000, 4000, 5000। सो उनकी जो ऑप्शन है कि कितने रुपीज़ पर मंथ वो पेंशन लेना चाहते हैं। ये जो डिपेंड करेगा उनकी पेंशन पे वो उनकी सेविंग पे है कि वो अब जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी सेविंग कर रहे हैं वो कितनी सेविंग कर रहे हैं, जो पेंशन होगी वो उस पर डिपेंड करेगी और उस पर भी डिपेंड करेगी कि वो ज्वाइन किस उम्र में कर रहे हैं। अगर 18 साल की उम्र में कर रहे हैं तो उनकी सेविंग ज़्यादा हो जाएगी और उनकी पेंशन ज़्यादा लगेगी। अगर वो बाद में कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है 35 ईयर्स की एज में उसकी सेविंग कम होगी तो उसकी पेंशन कम होगी। सो ये जो स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम है। सो इसमें 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलती रहेगी। सो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये आ जाती है PFRDA के अंडर। सो PFRDA के अंडर आ जाती है। ये PFRDA किसको को ऑथराइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको ऑथराइज किया है। और जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। सो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई जॉब कर रहा है तो उसमें क्या होता है जितनी उसकी बेसिक सैलरी होती है उसका 10%। सो उसका 10%, सपोज आप 10,000 रुपया मंथ ले रहे हो तो उसका 10% कितना हो गया? 1000। सो 1000 क्या होगा उसका नेशनल पेंशन स्कीम में जमा हो जाएगा, उसकी कंट्रीब्यूशन है। 1000 तो उसकी सेविंग है प्लस 1000 उसका एम्प्लॉयर, 10% ही उसका एम्प्लॉयर कि जिसके अंडर वो काम कर रहा है वो जमा करवाएगा। सो उसकी बंदे की वो सेविंग क्या होगी? 2000 पर मंथ की उसकी सेविंग हो जाएगी।
तो ये 10% का रूल है पंजाब में। तो उसमें क्या होता है कि 10% एम्प्लॉय खुद सेविंग करता है और 10% उसका एम्प्लॉयर खुद उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही जब वो रिटायर होने की एज में होगा 60 साल की उम्र तक, तो उसकी क्या है, पेंशन लग जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। SBI ने टाई अप कर लिया है तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ। तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। इट इज़ अ साउथ बेस्ड कंपनी। तिरुमला क्या है, एक साउथ बेस्ड कंपनी है। इसको एक एक्वायर कर लिया था। एक्वायर मीन्स उसको अपने अंडर ले लेना। कोई जैसे कंपनी है, कोई छोटी कंपनी को ख़रीद लेती है, इसको एक्वायर कर लेती है। तिरुमला कंपनी को एक्वायर कर लिया था ग्रुप लैक्टिल्स ने। ग्रुप लैक्टिल क्या है, ग्रुप लैक्टिकल एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है। ग्रुप लैक्टिकल एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है ये क्या करती है, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अंडर बहुत ही ज़्यादा डेयरी फार्मर्स काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि ये 2020 तक ये कितने डेयरी फार्म्स, ये 3 लाख, लगभग 3 लाख ये डेयरी फार्मर्स के साथ टाई अप कर लेगी ये कंपनी। इसका टारगेट है कि डबल कर लेगी। अभी इसके पास लगभग 1.5 लाख डेयरी फार्मर्स हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि 3 लाख तक हमें डेयरी फार्मर्स चाहिए, और ये जो मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं पर डे, आप देख के बिल्कुल हैरान होंगे, 25 लाख लीटर। 25 लाख लीटर डेली की खपत का टारगेट है इनका। और अभी जो कर रहे हैं वो है 14 लाख लीटर। 14 लाख लीटर डेली के ये मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है ये कंपनी ग्रुप लैक्टिल। 14 लाख लीटर्स पर डे, बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। इसमें क्या कर रही है वो, मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है। इन्होंने तिरुमला जो कंपनी है इसको क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। SBI भी सोच रही है कि हमें इसको तिरुमला के साथ क्या है, टाई अप करना चाहिए। क्यों टाई अप कर रही है, ये प्रोवाइड करेंगी लोन्स टू डेयरी फार्मर्स। जितने भी हमारे डेयरी फार्मर्स हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करेगी SBI। और SBI का अभी रिसेंटली मर्जर हुआ था अप्रैल मंथ में। कब हुआ था ये, 1 अप्रैल 2017। 2017 के 1 अप्रैल को इसने मर्ज कर लिया था। किसके साथ मर्ज कर लिया था, इसकी 5 एसोसिएट बैंक थे, 5 इसके एसोसिएट बैंक थे वो, प्लस एक भारतीय महिला बैंक था जिसको इन्होंने अपने साथ मर्ज कर लिया था। मर्ज करना मतलब जोड़ लिया था अपने साथ में। तो कौन कौन से ये बैंक थे, मैं इसके नाम भी बता देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। 5 एसोसिएट बैंक थे इसके, और एक था भारतीय महिला बैंक। 1 अप्रैल 2017 को इसने मर्ज कर लिया था। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब ये मर्ज किया था, 1 अप्रैल 2017। मर्ज करने के बाद ग्लोबली इसकी जो पोजीशन है वो भी इम्प्रूव हुई। पहले ये 54th पोजीशन पे था वर्ल्ड लेवल पे, अभी 44th पोजीशन पे है। इसकी पोजीशन क्या है, इंक्रीज़ होगी। और इसके जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन गया। 37 करोड़ का कस्टमर बेस बन गया इसका। 24,000 इसकी ब्रांचेस और 59,000 ATM। इतने बड़ा ये बैंक बन चुका है कि इसके 37 करोड़ कस्टमर बेस है इसके पास। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसका जो चेयरपर्सन है अरुणादित्य भट्टाचार्य है। ये इसके चेयरपर्सन है अरुणादित्य भट्टाचार्य। ये पिक्चर है अरुणादित्य भट्टाचार्य की। और इन्होंने रिसेंटली टाई किसके साथ किया है, तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ, कि वो लोन प्रोवाइड करेंगे डेयरी फार्मर्स को। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे YouTube चैनल के नीचे ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेके आऊँ तो आप हमारी हर वीडियो देख पाएँ। So thank you again for watching this video. Thank you guys.